हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, मानव विकास के बारे में। यानी हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो 12th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस की थी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें हमने मानव विकास की जो बेसिक उदाहरणें हैं, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार किसने की थी, तो उसमें हमने दो इकोनॉमिस्ट के नाम पढ़े थे, जिसमें पहला था महबूब उल हक थे और दूसरा अमर्त्य सेन थे। तो इन्होंने 1990s के आसपास ह्यूमन डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट पे वर्क किया था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाद में। और उससे पहले हमने चार अप्रोच पढ़ी थी, उपागम पढ़े थे, जिसमें पहला था आई उपागम, और उसके बाद में जो कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन की, और इस टाइप के जो कल्याण उपागम है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में जो एनसीईआरटी की दूसरी बुक थी 12th क्लास की, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। और उसमें हमने जो वर्ल्ड पैटर्न था ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो आज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो बेसिक चीज़ें दे रखी है, ये हमें सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, वो डिस्कस कर लेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मानव विकास जो टॉपिक है वो हमारा जो करंट जो सिचुएशन में जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है वही इम्पोर्टेंट होती है, ये सारा कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको, यदि आपने वो पर्टिकुलर लेक्चर देखा, सेशन देखा है, तो आपको जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया का सिनेरियो है, कहने का मतलब अलग अलग रीजन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं पूरे चैप्टर में। तो जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और एंड में हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है लेटेस्ट जो 2021-22 की, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और उस पर्टिकुलर सेशन का जो लिंक है वीडियो का, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इसको देखिए। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो इसमें शुरुआत में एक स्टोरी दे रखी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब आयाम क्या है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट को किस लेवल को हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे, मानव विकास बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें शुरुआती लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे किसान परिवार में हुआ था, और उसके भाई स्कूल जाते थे। घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती थी। उसके बाद किसी प्रकार का शिक्षा प्रणाली ग्रहण नहीं की, ठीक है। मतलब वो गांव में रहती है और उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद वह विधवा हुई, तो अपने ससुराल पर निर्भर हो गई, और वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई। और उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। कहने का मतलब वो कहने का मतलब फैमिली में उसने किसी को प्रायोरिटी नहीं दी, और उसके भाई ने दिल्ली की ओर प्रवास में सहायता की। अब माइग्रेशन प्रवास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस कर ली है, ठीक है। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों, सुविधाओं और सुख सुविधाओं द्वारा आकर्षित किया था, उसका मोह भंग हो गया। अब मोह भंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो गंदी बस्तियां थी, झुग्गी झोंपड़ियां थी, यहाँ जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था थी, भीड़, अपराध, निर्धनता, ये सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसका मतलब कहने का मतलब सिटी से मन मोह भंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात क्या कर रहा है, इस पैराग्राफ में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि उसकी जो एजुकेशन नहीं हुई, ठीक है। और दूसरा, मैरिज के बाद वो विधवा हो गई, ठीक है। तो उसकी शिक्षा में आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से उसकी मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और उसके बाद में जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर का काम काज में हाथ बटाती थी। मतलब घर वालों को पता नहीं था कि एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर, जैसे उसके भाई को स्कूल भेजते थे तो उसके भाई का ही डेवलपमेंट होता था, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। लेकिन वो घर का काम काज करती थी, उसको एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में जागरूकता कम थी भाई की अपेक्षा। उसके बाद में वो ससुराल पर निर्भर हो गई, ससुराल वालों पर निर्भर हो गई। इनके उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था खुद का। तो यदि कोई व्यक्ति सोर्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड होता है, तो उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी मोरालिटी है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। तो इस वजह से, और उसके बाद में फिर उसको प्रवास करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसके पास न तो शिक्षा थी, न उसके पास में आत्मनिर्भर होने का कोई सोर्स था, ठीक है। उसके बाद में उसने शहर को देखा। ये एक एग्जांपल एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे कि भाई जो
ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें अब सिटी बनी किस लिए है, मानव विकास के लिए, ह्यूमन के अच्छे रहन सहन के लिए, खान पान के लिए बनी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, गंदी बस्तियां हैं, ट्रैफिक जाम है, भीड़, अपराध, निर्धनता, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो उसका न तो ग्रामीण परिवेश में अच्छा व्यू दिखा और न ही उसने शहरी परिवेश में देखा। और उसके पास शिक्षा की कमी थी, उसके पास रोजगार की कमी थी, उसके पास अवेयरनेस की कमी थी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मानव विकास है, मानव विकास का मतलब होता है ह्यूमन के पास में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और अच्छी उनके पास में डिसीजन लेने की उसके पास में कैपेसिटी हो कि किस टाइप का मुझे लाइफ में करना है, फ्यूचर में करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मानव विकास क्या है। ठीक है, ये देखते हैं पहले इनबॉक्स में कि मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों के विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अब ये एक प्रोसेस है किसकी, ग्रोथ की। अब ग्रोथ की कौन से टाइप की ग्रोथ की, जो इसमें बोल रहा है कि स्वस्थ भौतिक पर्यावरण होना चाहिए जिसमें आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो। ठीक है, और उसके बाद में सभी प्रकार के विकल्प कौन कौन से हैं, उसके विकल्पों का विस्तार कौन सा है कि उसकी शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट हो। ठीक है, तो इन सारी जो अपॉर्चुनिटीज के जो पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी व्यक्ति के पास में ग्रोथ हो, और एक प्रोसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो। ठीक है, इस प्रकार लोगों ने विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में जो विस्तार में मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना, राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दे के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना, राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स है हमारे उनका, और व्यक्तिगत आत्मसम्मान जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो या डिग्निटी की बात हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है, उसमें ये सारी चीजें आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा कि पहले भी अनेक बार विकास के विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। तब से ये संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती आ रही है। ये रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती व इसके सूचकांकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकल्पित कलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों को कोटि क्रम में बनाती है। कहने का मतलब पूरे जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनकी एक हायरार्की बनाती है, कौन से कंट्री ने ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा वर्क किया है उसको टॉप पे। ठीक है, तो इस प्रकार की वो जो सारा वर्ल्ड लेवल पर जो कंक्लूजन है वो निकालती है, कौन करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, 1993 में जो मानव विकास रिपोर्ट थी उसके अनुसार परकमी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की ये मानी थी। ठीक है, तो इसमें हमने जो सेशन पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो महबूब उल हक है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, वो इकोनॉमिस्ट है, और जो अमर्त्य सेन थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन, वो इंडियन जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये वर्क किया है। ठीक है, तो इस पे ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब जो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये एक्चुअली में 2020 का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो मानव विकास रिपोर्ट है वो 2020 की है। और इसमें एक बार देख लेते हैं कि जो 189 कंट्रीज थी उसमें इंडिया की रैंकिंग 131वीं थी। ठीक है, और जो इंडिया का जो मानव विकास सूचकांक था वो 0.645 है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चीज़ थी। और उस समय जो वर्ल्ड में टॉप पे थी नॉर्वे, और सेकंड 6 नंबर पे जर्मनी थी, और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 131वीं थी, और स्कोर ये है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है। ठीक है, निम्न स्कोर होने के कुछ
परिणाम है, कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल राज्यों का सूचकांक मूल्यों का परिकल्पना के लिए चुने गए सूचकांकों और कोटि का क्रम निर्धारण की कुछ आपत्तियां उठाई गई। ठीक है, जैसे उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, नव साम्राज्यवाद, ऐतिहासिक कारक जैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन है, प्रजाति, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे अपराध है, आतंकवाद, युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार में जो ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है, उसके बाद में सूडान टाइप के देश है जो सेंट्रलाइज कंट्रीज है, वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम रहती है थोड़ी टेररिज्म की रहती है। उसके बाद में जो सोशल अनरेस्ट रहता है, वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, तो उन कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ऑलवेज डिक्लाइन होता रहता है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट बनती है उनमें उन देशों को नीचे जगह मिलती है। ठीक है, तो राज्य की प्रकृति सरकार का स्वरूप जैसे लोकतंत्र है अथवा तानाशाही है। ठीक है, तो जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अच्छी रैंकिंग रहती है। सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत तथा अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों में विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में जो आर्थिक उपलब्धियों के सूचक है, अब इसमें भी जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, जो समर्थ संसाधन आधार है और संसाधनों तक सभी की पहुंच है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे पैराग्राफ, ये इंडिया की जो 1990 से 1999 और 2000 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है स्वस्थ स्वस्थ जीवन के सूचक। ठीक है, अब स्वस्थ जीवन जीवन का क्या मतलब है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें एक पैरामीटर है, उसमें है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, कोई रोग या पीड़ा से मुक्त जीवन होगा और जिसकी आयु दीर्घ होगी, ठीक है, वो स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। ठीक है, शिशु मृत्यता और माताओं के प्रजनोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, यानी बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं माता को प्रोवाइड होनी चाहिए, वर्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा है, एक स्वस्थ एवं लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन का क्या मतलब है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका मतलब है कारखानों से निकलने वाले विषैले जैविक क्रियाओं से नष्ट न हो पाने वाले कचरे, शहरों के शिविर और खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन उनमें से एक है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो शहरी क्षेत्र में कचरा होता है उसके निपटान के लिए, ठीक है, तो इस टाइप की जो बेसिक चीजें हैं उनके उनसे टैकल के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन लाया गया है। ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क एक शरीर के निवास करता है। ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है, और एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण विशेष रूप से हवा, पानी, शोर मुक्त माहौल और स्वच्छ परिवेश प्राथमिकताएं आवश्यकता हैं। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल, परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि शहरों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। ग्रामीण इलाकों और शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों में खुले में शौच प्रमुख जो प्रदूषण का मुद्दा है वो मुख्य यही है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और उसके बाद भारत सरकार ने देश को प्रदूषित रहित करने के लिए विचार के लिए स्वच्छ भारत मिशन अब चलाया है, और जिसके निम्न उद्देश्य हैं। ठीक है, जिसमें पहला है स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, इस टाइप के जो निर्माण अवसंरचनात्मक निर्माण करना। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है लार्ज स्केल पर जो घर में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, इस टाइप के जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में घरों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर एलपीजी का सुलभ करवाना। ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हर घर जो नल जल है उस टाइप की है। उसके बाद में जो शहरी क्षेत्र में जो कचरे की गाड़ी आती है ये भी स्वच्छ भारत का पार्ट है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में जो हर घर में शौचालय व्यवस्था है वो भी स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। उसके बाद में जो उज्ज्वला योजना है वो भी स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना। ठीक है, अपरंपरागत ईंधन स्रोत जैसे पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसकी जगह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जगह रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी देना। तो ये सारे स्वच्छ भारत मिशन के
आयाम है, ठीक है। उसके बाद में भारत की साक्षरता दर की बात कर रहा है तो इसमें इंडिया की है 74.04% और उसमें स्त्री साक्षरता यानी 100 में से 65.46% स्त्रियां भारत में पढ़ी लिखी है, ठीक है। ये अंतरिम रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संसद की। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक है 2007-8 का है, ठीक है, जिसमें टॉप पे केरला रहता है। प्रेजेंट टाइम में भी केरला ही टॉप पे है, ठीक है। तो केरला टॉप पे रहने का क्या कारण है कि वहाँ पे एक तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन के सेक्टर में वो अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद में बेसिक एम्यूनिटीज है, फॉर एग्जांपल जो पीने के पानी, और उसके बाद में पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। और जो सामाजिक जो स्थिरता है, ठीक है, वैसे तो सभी जगह है लेकिन वहाँ पे एक जो मैच्योर्ड सोसाइटी बोल सकते हैं, पढ़ी लिखी, वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है केरल की वो हाई है, ठीक है। तो जिस देश में और जिस राज्य में लिटरेसी रेट हाई रहती है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी हाई रहती है, क्योंकि लोग अवेयर रहते हैं हर एक चीज़ से, चाहे वो पॉल्यूशन से संबंधित हो, मेंटल या फिजिकल हेल्थ से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, ठीक है। अब सामाजिक सशक्तिकरण का क्या मतलब है, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था दूसरी बुक वाले में कि सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब है भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। यदि कोई एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करता है, ठीक है, और जैसा वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है वैसा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने सेल्फ कहने का मतलब खुद के माइंड में जो विचार आते हैं उसके अनुसार नहीं चल रहा है, वो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उस व्यक्ति का जो सामाजिक सशक्तिकरण है वो लगभग नगण्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में साक्षरों का प्रतिशत, ठीक है, ये इंडेक्स हमने देख लिया था, इसमें है कि भारत की कुल साक्षरता दर है वो लगभग 74.04% है, जबकि स्त्री साक्षरता 65.46% है 2011 के अनुसार। दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है, ठीक है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी है जहाँ बहुत कम यानी 63.82% ओवरऑल साक्षरता है, और केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी है जिनमें क्रम से 93.09 और 91.58% जो लिटरेसी रेट है वो पाई जाती है, ठीक है। तो कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब भारत में मानव विकास सूचकांक हमने पढ़ ही लिया, वहाँ 189 कंट्रीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो समय के साथ में कहने का मतलब प्रीवियस ईयर की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके बाद में जो रिपोर्ट आती है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो एक कंट्री है वो बाहर हो जाए या ये कंट्री ऐड हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 121वां स्थान है। और उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो लाइन है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता लंबे समय से ही जनसंख्या संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन और समरसता के प्रति चिंतित थे। महात्मा गांधी ने अभिनव समय में ही दोनों के बीच संतुलन और समरसता के प्रबल पोषित प्रेषित किया है। हो गांधी जी हो रहे विकास विशेष रूप से जिस प्रकार औद्योगिकीकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के हास्य का जो सस्थितीकरण किया गया, ठीक है, के प्रति आशंकित है। यानी गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हो वो ओवरऑल डेवलपमेंट कहने का मतलब ह्यूमन हेल्थ को भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करे और जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करे, उसको भी कंजर्व करे। कहने का मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं हो, पॉल्यूशन का लेवल नहीं बढ़े, ठीक है। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं संतुलित बात थी, ठीक है। उनके विचार में व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्याय न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन के उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है, ठीक है। उनके विचार क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट टू ग्रोथ 1972 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। लिमिट्स टू ग्रोथ, या तो ये कब आई है इसके बारे में पूछ लेंगे, या किसने जारी की इसके बारे में पूछ लेंगे, या क्लब ऑफ रोम ने कौन सी रिपोर्ट जारी की ये पूछ लेंगे, ठीक है। सुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में आई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है, सुमाकर की है। ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है ओवर कॉमन फ्यूचर 1987 में आई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने जारी की और कब जारी की, ठीक है। और एजेंडा 21 की रिपोर्ट, एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, ठीक है। तो एजेंडा 21 सभी को पता है, ठीक है। तो ये सारी तीन चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, ठीक है। अब इसमें क्या है कि
21 22 की रिपोर्ट में जो मेजर इम्पैक्ट है वो कोविड 19 की जो पेंडेमिक है, जो डिजास्टर डिजास्टर नहीं बोल सकते, जो महामारी है, उसकी वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ओवरऑल वर्ल्ड में डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो इसमें है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड सिंस 1990 एंड हैज़ एक्सप्लोर्ड डिफरेंट थीम्स थ्रू द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, और ये यूएनडीपी पब्लिश करता है इसको। और गोल क्या है? द गोल इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइस एंड फ्रीडम। कहने का मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, चॉइस प्रोवाइड करवाना और फ्रीडम प्रोवाइड करवाना। ठीक है, थीम क्या है? 2022-21-22 रिपोर्ट की थीम है कि टाइम अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइव्स। ठीक है, कहने का मतलब टाइम की, समय की अस्थिरता है, और जो सेटल्ड लाइव्स है, जो निवासी जनसंख्या है, उसमें अनस्टेबिलिटी है। शेपिंग ऑफ फ्यूचर इन ए वर्ल्ड वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या? ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के जो पैरामीटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एच डी इज ए कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपोजिट इंडेक्स दैट measure average achievement in human development taking into account for इंडिकेट। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है तीसरा। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पैरामीटर है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। ठीक है, तो इसमें पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का पार्ट है। फिर है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.3 का पार्ट है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4 का पार्ट है। और ग्रोस नेशनल इनकम जीएनआई, जो एसडीजी 8.5 है, उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो की हाइलाइट्स है, जो मुख्य हाईलाइट है वो कौन कौन से हैं? कि ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रत्याशा है उसमें कमी देखी गई है। कितनी? कि जो पहले थी 72.8 ईयर से 2019 से 71.4 ईयर 2021 में आ गई। कहने का मतलब 2019 में तो 72.8 थी, वो 2021 में 71.4 वर्ष आ गई। यानी एक ह्यूमन की ओवरऑल जो लाइफ समय सीमा होती है वो घटी है। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें है कि यूरोपियन स्टेट वर अमंग द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मर विथ एज मैनी एज 8 इन द टॉप 10। ठीक है, उसमें सबसे टॉप है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, आइसलैंड पे है, आइसलैंड है तीसरे नंबर पे। ठीक है, अभी इंडिया की हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक पढ़ी थी उसमें जो रैंकिंग है वो 131-32 के आसपास पड़ी थी। और उसमें हमने जो एच डी आई इंडेक्स देखी थी वो 642 के आसपास थी शायद, मेरे हिसाब से। एक मिनट, एक मिनट, 645.645 है। अब यहाँ पे जो टॉप कंट्री है इसकी देखते हैं कितनी है। वहाँ पे 645 है, यहाँ पे 962 है, लगभग एक के पास है। ठीक है, उसके बाद में ये डेनमार्क है 6 नंबर पे, स्वीडन 7 नंबर पे, आयरलैंड 8 नंबर पे, ऐसे करके। ठीक है, एशियन रीजन में जो 873 विद एन इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, श्रीलंका एमर्ज एट द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें टॉप पे कौन है? श्रीलंका है, उसका जो सूचकांक है वो 0.782 है। ठीक है, उसके बाद में चाइना है 79 नंबर पे, और जो श्रीलंका की रैंकिंग है वो 73rd है। उसके बाद में भूटान है, और भूटान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान 161 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की 2021 की रैंकिंग है वो गिरी है 0.645 से 0.633 आ गई है इंडिया की। ठीक है, लो वैल्यू लोअर हुई है। उसके बाद में कारण क्या है? कोविड की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वाज रिकॉर्डेड एट 67.2 ईयर 2021 में, ये रही है इंडिया की। उसके बाद में स्कूलिंग है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एट 11.9 ईयर, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एट 6.7 ईयर। ठीक है, ये है। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा यूएस डॉलर में है 6590 है। ठीक है, उसके बाद में जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है वो 122वीं है। ये तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखनी। एक तो वैल्यू का पूछ लेंगे, एक जो जीवन प्रत्याशा है उसके बारे में पूछ लेंगे, जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो पूछ लेंगे, ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें क्या क्या है कि एच डी आई इंडेक्स, a percentage loss in HDI ड्यू टू इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। ठीक है, तो जो इंडिया की जो इनइक्वालिटी एच डी आई वैल्यू है वो है 537, 0.537
जो ओवरऑल लॉस हुआ है वो 16.8 का हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जीडीआई मेजर डिस्पैरिटीज इन एचडीआई जेंडर, ठीक है। तो इंडिया की जो जीडीआई ग्रोस डेवलपमेंट सॉरी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.490 है, ठीक है। उसके बाद में जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स, ये अब जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, ठीक है, डेथ पर लाख लाइव बर्थ, ठीक है, यानी 1 लाख बच्चों के जन्म देने पर कितनी ऐसी माताएं हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो उनमें इंडिया है वो 132वें नंबर पर है एचडी रैंकिंग में, ठीक है। और वर्ल्ड का, इंडिया का 122 है, वर्ल्ड का 225 है, ठीक है। चाइना 29 पे है और स्विट्जरलैंड 5 पे है, ठीक है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है और इंडिया की रैंकिंग 122वीं है, ठीक है। एडोलसेंट बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ्स पर 1000 वुमन, ठीक है, इन एज ग्रुप 15 to 19, ठीक है। तो इसमें इंडिया में 17 और जो ओवरऑल वर्ल्ड है वहाँ पे 43 है, तो ये भी हाई है। और स्विट्जरलैंड में 2.2 है। उसका शेयर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट परसेंटेज हेल्ड बाई वुमन, ठीक है, तो 13% वुमन है इंडिया में और वर्ल्ड में 26%। तो ये इंडिया के लिए नेगेटिव बात है, कहने को बोले इंडिया में 13% महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, जबकि वर्ल्ड में ये कितनी है, वर्ल्ड में 26% है और चाइना में 25% है और स्विट्जरलैंड में 40%, 100 में से 40 लेडीज है पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद में फीमेल पॉपुलेशन विथ एटलीस्ट सम सेकेंडरी एजुकेशन परसेंटेज एज 25 एंड ओल्डर, ठीक है। तो वर्ल्ड में 64 है, ये भी इंडिया के लिए नेगेटिव बात है। इंडिया में सिर्फ 42% है, ठीक है। उसके बाद में चाइना में 78 है और जो स्विट्जरलैंड है उस पर तो 97 के आसपास है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट परसेंटेज एज 15 एंड ओल्डर, ठीक है, 15 साल से जो अधिक के आयु वर्ग के हैं उनमें पार्टिसिपेट रेट, ये भी इंडिया का लिए नेगेटिव बात है। वर्ल्ड में 46 है, इंडिया का 19 है, चाइना का 62 है और स्विट्जरलैंड का 62% है, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद में जो GII प्रेजेंट्स ए कॉम्पोजिट मेजर ऑफ जेंडर इनक्वालिटी यूजिंग 3 डायमेंशंस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट, ठीक है। तो GII में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 122वीं है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, HDI का थोड़ा एडवांस रूप है, ठीक है। इसमें ब्रॉड लेवल पर चीज़ों को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की जो स्कोर है पॉपुलेशन इन सीवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 8.8% है, बांग्लादेश का 6.5 है, चाइना का 0.3 है, ब्राज़ील का 0.9 है। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन में है, ठीक है। और वल्नरेबल ग्रुप है 19.3, उसी प्रकार बांग्लादेश का 18 है, तो इंडिया का ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। और पॉपुलेशन लिविंग बिलो इनकम पॉवर्टी लाइन, ठीक है, लाइन, BPL है जो APL और BPL कैटेगरी है उसमें इंडिया में जो 22.5% पॉपुलेशन है जो BPL में रहती है, वहीं पे बांग्लादेश की इतनी है, चाइना की तो बिल्कुल ही नहीं है, ब्राज़ील में भी कम है, ठीक है। तो ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से संबंधित और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इंडिया की रैंकिंग और ये चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।